हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेशन सीरीज चल रही है। इसमें मैं आज आपको 50 क्वेश्चंस कराऊंगी जो आपके आगामी कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी भी स्टेट से हो, किसी भी स्टेट का पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देना चाह रहे हो या यूजीसी नेट देना चाह रहे हो, उसमें काफ़ी हेल्प करने वाला है ये सारे क्वेश्चन। और तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 100 क्वेश्चन टोटल है, तो मैंने 25 क्वेश्चन पिछली क्लास में कराया है। आज मैं आपको 26 से लेके 50 तक करा दूंगी, फिर नेक्स्ट 75 तक करा दूंगी। नेक्स्ट जो 25 क्वेश्चन बचेगा अगले क्लास में करा दूंगी। तो पहला जो क्वेश्चन है, चुनाव आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा प्राप्त चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति कब लागू हुई। मतलब कहने का मतलब है ये आर्टिकल जो है कब से लागू हुई, कब से हुआ, तो ये हुआ था 26 नवंबर। देखो, कुछ जो आर्टिकल थे ना वो 26 नवंबर को ही मतलब हो गए थे, लागू कर दिए गए थे, पर पूर्ण तरह से संविधान हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी को। लेकिन कुछ कुछ जो आर्टिकल है, कुछ कुछ जो अनुच्छेद हैं, कुछ कुछ जो विभाग है, उसको उसी 26 नवंबर को ही 1949 को लागू कर दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखो, भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को प्राप्त चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति 26 नवंबर 1949 को प्रभावी या लागू हुई थी। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। संविधान को अंगीकृत किया गया था कब, अगर पूछे गया, अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन पूर्ण रूप से जो लागू हुआ था हमारा संविधान 26 जनवरी 1950। उसके कुछ उपबंध जिसमें नागरिकता संबंधी, देखो, नागरिकता संबंधी एवं राष्ट्रपति द्वारा शपथ आर्टिकल 60 तथा निर्वाचन आयोग संबंधी आर्टिकल 324 आदि शामिल थे, कुछ लागू कर दिए गए थे। अतः चुनाव आयोग के अधीक्षण और इतना को 26 नवंबर को ये दिया गया, इसका एक्सप्लेन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन से संवैधानिक संशोधन के माध्यम से समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को हमारे संविधान में समावेश किया है। तो ये संवैधानिक संशोधन 42, और ये कब हुआ था, 1976 से। ये अभी 2000 जो 24 वाला एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था इसका डेट, की ये 42वें संवैधानिक संशोधन कब किया गया था, 1976। ठीक है, अब ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और मैंने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये मैं यूथ पब्लिकेशन के एग्जाम पॉइंटर से जो वन लाइनर फॉर्म में है उससे कंप्लीट रिवीजन करा रही हूँ। काफ़ी सारे मैंने पार्ट्स डाल रखे हैं। आप चैनल पे हो तो एक बार प्लेलिस्ट में चेक करना, यूथ पब्लिकेशन एग्जाम पॉइंटर कंप्लीट रिवीजन करके है। हर दिन मैंने मतलब 10-15 से 20 मिनट की मैक्सिमम वीडियो, उसमें आपका पार्ट एक एक पार्ट कवर होते जाएगा, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। कोई भी एग्जाम दे रहे हो, वो तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो आपके जीके का पार्ट भी है, तो उसमें भी, और जितने एग्जामों में आए हैं ना फैक्ट, मतलब वन लाइनर फॉर्म में उसमें दिया हुआ है, तो काफ़ी मतलब अच्छा कंटेंट है उसमें, अच्छे से आपका जो रिवीजन पर्पस है काफ़ी अच्छा है, वो आप कर सकते हो उसे। आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक कार्य स्थानीय शासन से संबंधित। स्थानीय शासन बोले तो पंचायत। ठीक है, मैंने कुछ ही दिन पहले पंचायत से रिलेटेड जितने भी फैक्ट है वो करा रखा है, आप देख सकते हो उसे भी। देखो, लोक स्वास्थ्य है, नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, नहीं है पूछा जा रहा, बिल्कुल ध्यान देना फ्रेंड्स, इस पे हम लोग ध्यान नहीं देते, इसलिए हमारी कुछ क्वेश्चन हमारे मतलब जानते हुए गलती हो जाती है। लोक स्वास्थ्य के बारे में है, स्थानीय शासन में है, स्वच्छता भी है। जैसे स्थानीय शासन में क्या आता है, नगर पालिका आ जाएगा, और आप शहरी लेवल पे नगर पालिका आ जाएगा, और ग्रामीण लेवल पे पंचायत राज आ जाएगा। तो लोक स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता, लोकोपयोगी सेवाएं, सार्वजनिक व्यवस्था अनुरक्षण, ये हमारा उसमें नहीं आएगा, ये राज्य सूची का विषय है। अतः यह कार्य स्थानीय स्वशासन संबंधित नहीं है। लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, लोकोपयोग ये सब है। और भारत के किस भाग में दिया गया पंचायत, तो भाग 9 में दिया पंचायत, भाग 9 क में दिया गया नगर पालिका। ठीक है, आगे चलते हैं, और इसमें टोटल पंचायत में कितने विषय हैं, 29 विषय हैं,
और 11वीं अनुसूची में है पंचायत हमारा, 12वीं अनुसूची में नगर पालिका है। नगर पालिका में कुल 18 विषय हैं। ये काफ़ी अच्छे फैक्ट है, आपको इसे याद रहना चाहिए। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सामाजिक सक्रिय समूह सोशल एक्शन ग्रुप का अभिलक्षण नहीं है? ठीक है, वे पक्षपाती समूह हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। वे गैर संस्थानिक, बिल्कुल गैर संस्थानिक, संस्थानिक मतलब गैर संस्थानिक होते हैं। वे गैर स्वायत्ती समूह और जो सरकार के समर्थन पर आश्रित होते हैं, यही नहीं होगा। बाकी वे गैर व्यावसायिक रचना फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये आप एलिमिनेशन मेथड से कर सकते थे। अगला है, निम्नलिखित में किसने भारतीय संविधान को भारत का सूक्ष्म चित्र कहा? ये ग्रेविल ऑस्टिन ने कहा था। आगे है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में कौन सा भारत की अभी के चुनावी राजनीति का अभिलक्षण नहीं है? बहुदलीय प्रथा है, गठबंधन है, कांग्रेस प्रभुत्व वाली व्यवस्था बिल्कुल नहीं है अब तो। ठीक है, आगे है आत्मनिर्भर भारत अभियान निम्नलिखित में से किस तिथि को आरंभ हुई थी? तो ये 12 मई 2020 जब लॉकडाउन लगा था उसके बाद, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को, याद रखना ये आपको पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, 12 मई 2020 को ये आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया गया था। और इस योजना में टोटल उस समय 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा करने के लिए भारत आत्मनिर्भर हुआ था। आगे प्रसिद्ध परिवर्तन वर्क पोस्ट कॉर्प किसने बताई? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लूथर गुलिक और उर्बिक का है। पोस्ट कॉर्प में 7 टोटल है थिंग्स। देखो, पोस्ट प्लानिंग, ऑफर ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कॉपरेशन, रिपोर्टिंग, बजटिंग। ये भी आपको याद रखें। यही क्वेश्चन इसको क्रम में किस तरीके का, ये आपको एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर या एमपी सेट किसी में तो आया, मुझे ध्यान नहीं, मैंने करा रखा है। एमपी का भी जो अभी सेट का एग्जाम हुआ था और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम उसमें आया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। लेकिन देखो, इस तरीके के भी क्वेश्चन बनते हैं, इसको क्रम में बोल देगा कि किसके बाद क्या आता है, तो आपको इस पोस्ट कॉर्प को क्रम में याद रखना पड़ेगा। किसने दिया ये तो पता ही है। और इसमें टोटल 7 थिंग्स है, 8 नहीं। देखो, 8 तो नंबर वर्ड है 8, बट CO कोऑर्डिनेशन है, इसलिए 7 थिंग्स है इसमें। आगे है, अब ये देखो यहाँ पे दिया ही हुआ, आप देख लेना। री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट 1992 किसकी रचना है? ये ऑसबॉर्न गैबलर का क्या है? री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट किसकी रचना? ऑसबॉर्न और ग्लेबर का है। अगर तुलनात्मक लोक प्रशासन का जनक किसे हो? ये रिक्स को बोला जाता है, फ्रेडरिक रिक्स को बोला जाता है। आगे मानव संबंध सिद्धांत ह्यूमन रिलेशन के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है बताया जा रहा है? संगठन को सामाजिक पद्धति के रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, सामाजिक पद्धति के रूप में देखा जाना चाहिए। अगला, श्रमिक संपूर्ण मानवगत लक्षणों से संपन्न मानवीय प्राणी है। ठीक बात है। अनौपचारिक तत्व समग्र संगठनात्मक उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह नहीं करते। देखो, यही ना निगेटिव कर दिया ना। अब बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने पड़ेंगे कि जिसमें अगर 3 चीज आपको पॉजिटिव दिख रहा है, एक नेगेटिव होगा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर वही होगा। अगला है, 1989 में विश्व बैंक के लिए निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संदर्भ में शासन या गवर्नेंस की संकल्पना की गई थी? तो सब सहारन अफ्रीकन के लिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और देखो, शासन शब्द यानी गवर्नेंस शब्द का प्रथम बार आधिकारिक तौर पर ये भी आ सकता है किस टाइम में, किस ईस्वी, क्योंकि आजकल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत आने लगे हैं। अब यूजीसी नेट में कॉन्सेप्ट से ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन आने लगे। तो फैक्चुअल क्वेश्चन के लिए आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ेगा, उसके लिए आपको हैंडी नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि डेट वेट आपको लास्ट टाइम रिवीजन में बहुत हेल्प करता है। तो 1989 में विश्व बैंक द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया ये भी पूछा जा सकता है। शासन शब्द का प्रयोग करने वाला यह पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन बना। विश्व बैंक ने इसे विकास के नए उपागम के रूप में विशेष रूप से विकासशील देशों जैसे सब सहारन अफ्रीकन आदि के संदर्भ में परिवर्तित करके फिर से प्रस्तुत किया। इसका अर्थ है राष्ट्रीय कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करना।
ठीक है, आगे चलते हैं। किसने कहा लोक प्रशासन राजनीतिक रूप से निर्धारित लक्ष्यों की निष्पत्ति है? ये बोले थे वुड्रो विल्सन। एक बार फिर से मैं ये लाइन को दोहराती हूँ, लोक प्रशासन राजनीतिक रूप से निर्धारित लक्ष्यों की निष्पत्ति है। ठीक है, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी बोलते हैं इनको, वुड्रो विल्सन को। आगे है बजट एक दस्तावेज है। ठीक है, इसमें सार्वजनिक राजस्व और व्यय की प्रारंभिक स्वीकृति योजना होती है। यह परिभाषा किसने दी? ये परिभाषा रेनो स्ट्रॉम ने दी। आप लिख सकते हो, आपको ये आपका यूपी पीजीटी में भी पूछा जा सकता है। यूपी पीजीटी में भी जो हायर के एग्जाम होते हैं उससे क्वेश्चन लिया जाता है। तो देखो, बजट क्या है? एक दस्तावेज है जिसमें सार्वजनिक राजस्व व्यय की प्रारंभिक स्वीकृति योजना होती है। ये किसका है लाइन? रेनो स्ट्रॉम का, रेनो स्ट्रॉम का है, लिख सकते हो। हमारे संविधान में बजट वर्ड का यूज नहीं, ऐसे भी क्वेश्चन आता है, बजट वर्ड का यूज नहीं है, ये वार्षिक वित्तीय विवरण करके है। वो आर्टिकल किसमें? 112 में है, वार्षिक वित्तीय विवरण है। बजट वर्ड भारतीय संविधान में प्रयोग नहीं किया गया, ये भी आप ध्यान रखना। क्या लिखा है बजट के स्थान पे? क्या है हमारा? वार्षिक वित्तीय विवरण। आर्टिकल किस में है? जैसे धन विधेयक 110 में है, 112 में लिखा हुआ वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, याद रखना। मैच द फॉलोइंग में भी आर्टिकल आ जाता है, तो उसमें ध्यान रखना इसको। शिकागो विचारधारा के अर्थशास्त्रियों में से सर्वाधिक प्रमुख कौन है? तो सर्वाधिक मिल्टन फ्राइडमैन है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैं एक दिन एक लंबी क्लास लेकर आऊंगी जिसमें सारे आर्टिकल्स को आपको एक ही दिन बता दूंगी। निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक नहीं है? सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक नहीं है, तो देखो ग्रीन हो जाएंगे। कौन से नहीं पूछा जा रहा है, तो आपके ये हो जाएंगे लॉक और क्या हो गया? बी और डी। इधर बी और डी होना चाहिए ना, देखो इधर बी और डी हो जाएंगे ना, लॉक और बेंथम नहीं होंगी। ग्रीन और लास्ट की तो है सकारात्मक के। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है, अब ये ध्यान रखो, मैंने तो स्वतंत्रता टॉपिक भी मैंने अपने चैनल पे करा रखा है, काफ़ी सारे मैंने पॉलिटिकल थ्योरी की भी क्लासेस ले रखी है, देख सकते हो। इसमें आप नाम याद रखना। देखो, सकारात्मक स्वतंत्रता कहलाती है रूसो, कांट, हीगल, ग्रीन, बोसांके, बार्कर, लास्की सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक है, जबकि जॉन लॉक, जेरमी बेंथम, जेसमिल फ्रीडमैन, स्पेंसर नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। अनुदारवाद के मूल विश्वास क्या है? देखो, अनुदारवाद बोलो या रूढ़िवाद बोलो, तो परंपरा ठीक है विश्वास उसमें, पद सोपानीयता, सत्ता। तो क्या पूछा जा रहा है? मूल विश्वास है पूछा जा रहा है ना, तो ए और बी हो जाएगा। सामाजिक डार्विन नहीं हो जाएगा, सामाजिक उदारवाद तो इसका नहीं होगा, अनुदारवाद का नहीं होगा, तो ए और बी हो जाएगा। ठीक है, देखो, अनुदारवाद या रूढ़िवाद के मूल विश्वास परंपरा ट्रेडिशनल से है, पद सोपान है तथा यथार्थवाद। ठीक है, इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पहलू का बचाव जेस मिल द्वारा किया गया था? देखो, महिलाओं के बेंथम का समग्र उपयोग नहीं, उन्होंने समग्र उपयोगितावाद बेंथम का नहीं लिया था। उन्होंने उसमें काफी सारे, देखो बेंथम क्या बोलते हैं, उपयोगितावाद के प्रणेता तो बेंथम है, वो मात्रात्मक सुख की ज्यादा बात करते हैं, ये क्वालिटी मतलब ये क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे विश्वास करते थे मिल, और ये क्वांटिटी पे। तो महिला के अधिकार के सब्जेक्शन ऑफ वुमेन भी लिखे, तो महिला के अधिकार की तो बात करते हैं, ये आपको पता ही होगा। और विवाहित महिला की संपत्ति विधेयक ये भी है, प्रतिशतात्मक नहीं थे, तो आप इसको एलिमिनेट करके आंसर ला सकते थे। तो ए और सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे है क्वेश्चन है, हीगल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अग्रसर मतलब अवतरण है, अग्रसर है, बहुत सारे ऐसे लाइन आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। हीगल महिलाओं को कमतर मानते थे, उनका मानना था कि महिला तार्किक क्षमता कम होती है। चलो ठीक है, देखते आगे। हीगल ने सिविल सोसाइटी की अवधारणा को अस्वीकार कर दिया। हीगल का विश्वास युद्ध में नहीं था। देखो 44 का डी हो जाए, कौन सा सही है? तो ये दोनों सही। देखो, वो पता है हीगल आदर्शवादी होते हुए भी उनको युद्ध में विश्वास था, नहीं है ये गलत है। वो एक्चुअल में थे मतलब आदर्शवादी, बट उनको युद्ध में विश्वास था, तो ये भी नहीं होगा। और ये सिविल सोसाइटी की अवधारणा को स्वीकार कर, ये वाला भी नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी। सही पूछा जा रहा था ना आपसे, हाँ, तो ये और ये। अब आप इसमें आप क्या कर सकते, कंफ्यूजन आपको कहाँ पे होता? देखो, कंफ्यूजन इसमें कर सकते थे,
ए तो होगा ही, ए तो आपको आई थिंक सारे लोग को इनकी ये लाइन पता होगी, तो ए तो सही है, ये सबको पता होगा, तो आप सी और बी तो ऐसे ही एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। बाकी बचा ए और डी में। तो देखो सी का क्या, सीगल ने सिविल सोसाइटी की अवधारणा को अस्वीकार कर दिया, और क्या था, हाँ हीगल ने महिलाओं के मतलब, हाँ ये तो मतलब इसको बस आपको इसी दोनों में कंफ्यूजन होना चाहिए, ये दोनों को तो ऐसे ही एलिमिनेट कर देना चाहिए था। जब आपको कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आए, जो समझ में पहले उसको एलिमिनेट करो, फिर उस दो में आप मतलब आंसर लगाने की कोशिश करो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजा राम मोहन रॉय के बारे में सही है? वे उपनिवेश उपनिषदों से प्रभावित थे, ठीक है। आगे, वे व्यक्तिवादी थे और एकेश्वरवाद में के समर्थक थे, वे नास्तिक थे। अब देखो ये नास्तिक वर्ड को ही आपको एलिमिनेट करना है, ठीक है, इस नास्तिक वर्ड को एलिमिनेट करना है, बाकी सब आपका सही हो जाएगा। तो ए बी और डी इज द राइट आंसर। आगे है, निम्नलिखित कौन से कथन बाल गंगाधर तिलक के संबंध में सही है? तो देखो उन्होंने भाषाई आधार पर राज्य निर्माण की कल्पना की, ठीक है। वे अस्थिर राष्ट्रवादी और यथार्थवादी दोनों थे। उन्होंने सामाजिक सुधार पर राजनीतिक स्वतंत्रता की को वरीयता दी। तिलक के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता और अधिकार को प्रत्यक्ष कार्रवाई और दबाव से प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका सारा ही सही है, तो आप याद रखना, इसको पढ़ भी लेना। उन्होंने भाषाई आधारित राज्य के निर्माण की कल्पना की थी। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा, 47। श्री अरविंदो के राष्ट्रवाद किस रूप में मानते हैं? आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद की पाश्चात्य जनधारणा से भिन्न है, अवैयी के रूप में राष्ट्र, धार्मिक लालसा और नैतिक दृष्टिकोण के रूप में राष्ट्रवाद, भौगोलिक इकाई के रूप में राष्ट्रवाद। तो इसका है ए बी और सी, भौगोलिक इकाई के रूप में राष्ट्रवाद नहीं है, बाकी आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद की पाश्चात्य जनधारणा से भिन्न, अवैयी के रूप में राष्ट्र, धार्मिक लालसा और नैतिक, ठीक है, ए बी और सी। देखो अरविंदो का जन्म कब, 1872 से 1950 ने समय की आवश्यकता के अनुसार राष्ट्रवाद को एक शुद्ध धर्म के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न किया। श्री अरविंदो का आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद की पाश्चात्य अवधारणा से भिन्न है, ठीक है, पाश्चात्य अवधारणा से भिन्न है। उनका कहना है कि हिंदू राष्ट्र सनातन धर्म के साथ उत्पन्न हुआ है और उसी के साथ चलायमान और विकसित है। उनके अनुसार राष्ट्र अमर है, अर्थात अवैवी के रूप में राष्ट्र है। श्री अरविंदो के शब्द में राष्ट्र भूखंड नहीं है, बाक विलास नहीं है और न ही मन की कोरी कल्पना है, वह महाशक्ति है जो राष्ट्र निर्माण करने वाली कोटि कोटि जनता की सामूहिक शक्ति का समाविष्ट रूप है। अतः अरविंदो के अनुसार राष्ट्रवाद धार्मिक लालसा और नैतिक दृष्टिकोण के रूप में है, किंतु भौगोलिक इकाई के रूप में नहीं है, ठीक है, भौगोलिक इकाई के रूप में उसे नहीं मानते हैं। आगे है तुलनात्मक पद्धति के लिए पूर्व शर्तें। तुलनात्मक जो पद्धति उसके लिए पहले की शर्त क्या है? इकाइयों के चयन में एक कारक के रूप में तुलनात्मक खाका, खोज के केंद्र के रूप में तुलनीय अवधारणा मसला, खोज के केंद्र की परिभाषा, सिद्धांत का निर्माण। तो इसमें सिद्धांत का निर्माण नहीं, बाकी ये सारे कुछ है, और ए बी और सी। आगे चलते हैं हमारा 49। थोड़ा सा रुको, इसको एक्सप्लेन भी कर दूं। देखो तुलनात्मक पद्धति के प्रयोग की कुछ विशिष्ट शर्तें। इन शर्तों की पूर्ति के बिना की गई तुलना सामान्यीकरण निष्कर्ष की अवस्था तक नहीं पहुंच सकता। ये शर्तें निम्नलिखित है। देखो, इकाइयों के चयन में एक कारक के रूप में तुलनात्मक खाका, फिर है अन्वेषण, खोज अन्वेषण के केंद्र के रूप में तुलनीय अवधारणात्मक विषय, खोज केंद्र की परिभाषा, तुलना की विषय प्रत्ययी इकाई की परिभाषा, शोध केंद्र की सुनिश्चितता, प्रत्ययी इकाई से कम 2 उदाहरण की अनिवार्यता। ये ध्यान रखना आप। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से तुलनात्मक राजनीतिक में कार्ल ड्यूइस के संचार दृष्टिकोण से संबंधित है? तो देखो, राजनीतिक व्यवस्था सूचना के आधार पर काम करने वाली मशीन के समान है। उनके सिद्धांत में गतिशीलता के लिए साम्य के स्थान पर सम स्थिति का प्रयोग होता है। संरचना और प्रकार्यवाद पर बल दिया जाता है। निर्णय प्रकारों को अधिक महत्व दिया जाता है।
तो ए और बी सही है। क्या है सही? देखो, राजनीतिक व्यवस्था सूचना के आधार पर काम करने वाली एक मशीन के समान है। इनके सिद्धांत में गतिशीलता के लिए साम्य के स्थान पर सम स्थिति का प्रयोग होता है। संरचना प्रकार पर बल देते नहीं, निर्णय प्रकार में अधिक बल देते नहीं। तो ए और बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखो, तुलनात्मक राजनीति में निम्न कथन का दृष्टिकोण देखो, राजनीतिक व्यवस्था सूचना के आधार पर कम करने वाली मशीन के समान है। उनके सिद्धांत में गतिशीलता के लिए साम्य के स्थान पर सम स्थिति है का प्रयोग होता है। कार्ल ड्यूस के अनुसार राजनीतिक संचार सूचनाओं और जानकारी का राजनीतिक व्यवस्था के आर पार संप्रेषण है। इस प्रकार सीमित अर्थ में राजनीतिक संचार राजनीतिक व्यवस्था में मांगों और निर्णयों का एक भाग से दूसरे भाग में गत्यात्मक संचलन है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन से नव उपनिवेशवाद के उभरने के कारण है? उपनिवेशवाद टॉपिक भी आपको है एक। देखो, यूरोपीय शक्ति की कमजोर स्थिति, नव उपनिवेशवाद की बात बोल, उपनिवेशवाद नहीं, नव उपनिवेशवाद कैसे हुआ? तो पहले तो उपनिवेशवाद यूरोपीय शक्ति की कमजोर स्थिति। अगला, साम्राज्यवाद के विरुद्ध चेतना, भारत की विदेश नीति, जापान की विदेश। अब देखिए, यही दोनों को एलिमिनेट कर देते तो आंसर आ जाता आपका ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। यूएन चार्टर में शांति यूएन चार्टर में शांति की संरक्षण के लिए निम्नलिखित कौन सी विशेषता दी गई है? कौन सी दी गई है? तो ए और सी है। विवादों के शांति निपटारे के लिए अध्याय 6 में है, और 7 में है बल निपटाने के लिए शांति प्रवर्तन दिया गया है। तो ये आपको आर्टिकल इसका देखना पड़ेगा, यूएन का आर्टिकल देखना पड़ेगा, यूएन के जितने पार्ट है, यूएन के जितने भी अध्यक्ष हुए हैं और यूएन से संबंधित ये सब क्वेश्चन आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। वैश्विक प्रणाली सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? यह मार्क्स के धन संचयन के विचार से प्रभावित है। धन संचयन के आधार पर विश्व केंद्र परिधि और अर्ध परिधि में बटा हुआ है। इसमें खिलाड़ी, रणनीति, नियम और परिणाम जैसे महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह राज्य के मध्य संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, सहयोग की स्थिति का विश्लेषण करता है। क्या पूछा जा रहा है? वैश्विक प्रणाली। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए और बी। ठीक है, तो वैश्विक प्रणाली मार्क्स के धन संचयन विचार से प्रभावित है। इसके अनुसार धन संचयन के आधार पर विश्व केंद्र, परिधि और अर्ध परिधि में बटा हुआ है। इमैनुअल वॉलस्टीन ने 1970 के दशक विश्व प्रणाली विश्लेषण के लिए प्रसिद्ध सिद्धांत विकसित किया था। अब ये विश्व प्रणाली सिद्धांत किसने विकसित किया, ये क्वेश्चन आ जाता है। किसने केंद्र, परिधि और परिधि की बात कही? अंतरराष्ट्रीय राजनीतियों में शासन काल सिद्धांत, रेजिम थ्योरी के संबंध में कौन सा सही है? यह अराजक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के नियम शामिल व्यवहार की विद्यमानता के लिए प्रयास है। वे सामूहिक सुरक्षा प्रणाली को प्रतिस्थापित करने के लिए है। प्रमुख शक्तियां इस प्रणाली के माध्यम से द्वंद्व का समाधान करती है। इन्हें सिद्धांतों, मानकों, नियमों और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं द्वारा परिभाषित किया गया है। तो ए और डी हो जाएगा। देखो, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शासन सिद्धांत, रेजिम थ्योरी के बारे में कथन सही है। अराजकता राजनीतिक प्रणाली नियम शामिल व्यवहार विद्यमान है, और यह सिद्धांतों, मानकों, निर्णयों की प्रक्रियाओं को परिभाषित करता है। आगे, भारत की विदेश नीति के नियम के निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? भारत ने वर्ष 2015 में बांग्लादेश के सीमा समझौता पर हस्ताक्षर किया। ठीक। भारत ने 2017 में श्रीलंका के हवन टोटा बंदरगाह के निर्माण सहमति व्यक्त की। भारत ने 2011 में अफगानिस्तान के साथ रणनीतिक भागीदारी समझौता पर हस्ताक्षर किया। मालदीव के अब्दुल्ला यमीन 13 से 18 के शासनकाल में भारत के साथ मैत्री संबंध थे। तो इसका ए और सी है आंसर। पहला तो सही है, पहला सही है और ये वाला सही है, ये गलत है और ये वाला। आगे चलते हैं। ये 132 का आदान प्रदान बांग्लादेश, ये 101वां 100वां संवैधानिक संशोधन भी था ना, 100वां संवैधानिक संशोधन, ये भी ध्यान रखना। वित्त आयोग के संदर्भ में इनमें 101 तो वो है जीएसटी,
वित्त आयोग के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? वित्त आयोग के संविधान की धारा 280 में लिखित वित्त आयोग सही नहीं पूछा जा रहा ना, नहीं पूछा जा रहा है। देखो ये आर्टिकल में तो ए तो नहीं होगा आंसर, वित्त आयोग 2 सदस्य ऐसा नहीं है, और ये वित्त आयोग अपनी सेवा संसद में प्रस्तुत करता है, तो ए बी और सी नहीं होगा। आयोग किस नियुक्ति आयोगता के निश्चित करने के लिए संसद पर अधिकृत है, तो ए और बी और सी नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय विदेश नीति इंदिरा सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक शक्ति बनाना है। यह पड़ोसी देशों के साथ सहयोग विकसित करने की नीति है। इसमें भारत की सुरक्षा दक्षिण एशिया के समकक्ष प्रदर्शित की गई है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में किसी भी हस्तक्षेप को भारत की सुरक्षा में खतरा समझा जाएगा। तो इसका आंसर है आपका ये सी और डी। तो देखो भारत की विदेश नीति की दृष्टि से श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला उनका था 66 से 77, दूसरा था 1980 से 84। भारत की विदेश नीति इंदिरा निम्नलिखित से संबंधित है। उन्होंने इसमें भारत की सुरक्षा दक्षिण एशिया के समकक्ष प्रदर्शित की गई थी तथा दक्षिण एशिया क्षेत्र में किसी भी हस्तक्षेप को भारत की सुरक्षा पे खतरा समझा गया था। ये दोनों बातें हुई थी। भारत की विदेश नीति की रूपरेखा को स्पष्ट करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में भारत एक स्वतंत्र नीति का अनुसरण करेगा, गुटों की खींचातानी से दूर रहेगा, जैसे गुट निरपेक्षता का जो सिद्धांत इन्होंने दिया था। आगे है समस्त पराधीन देशों के आत्मधिकार, ठीक है। आगे चलते हैं। 57 निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के एकमेव अधिकार है? तो लोकसभा के धन विधेयक का प्रस्तुतिकरण, आपातकाल की घोषणा की पुष्टि, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के विरुद्ध। को आपको पता है राष्ट्रपति के महाभियोग दोनों में से कोई भी कर सकता है, तो डी तो आपको एलिमिनेट करना है। तो चलो ये तो एलिमिनेट हो गया। अब मंत्रिपरिषद का जो वो होता है, क्या बोलते हैं, अविश्वास सिर्फ लोकसभा ही में होता है, क्योंकि राज्यसभा तो अस्थाई सदन है। तो हमको पता है कि सी तो होगा, सी तो होगा, तो ये भी कट गया। अब बचा ए बी सी। अब देखते हैं हम। धन विधेयक की आपातकाल घोषणा दोनों से होता है, तो ए और सी हो जाएगा, इसलिए आसानी क्वेश्चन था ये, ए और सी। आगे है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 24 अगस्त 2017 को के एस पुत्तीस्वामी रिटायर्ड बनाम भारतीय संघ का निर्णय दिया था। तो क्या निर्णय दिया था? निर्णय दिया था कि निजता के अधिकार के को संविधान के अनुच्छेद 21 के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के तात्विक भाग के रूप में संविधान के भाग 3 द्वारा दी गई आजादियों की गारंटी के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे है निम्नलिखित में कौन चुनावी राजनीति में वाद विवाद के विषय है? चुनावी राजनीति में वाद, इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन, एक राष्ट्र एक चुनाव, एक सदस्यीय निर्वाचन आयोग, स्थानीय चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों के मानक। तो इसका तो हमें आंसर हो जाएगा, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, सी हो जाए, ए बी और डी। सी को हमें एलिमिनेट करना था, सी को आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते थे। एक सदस्यीय निर्वाचन आयोग ये नहीं था, बाकी है। भारत में श्रमिक आंदोलन उनके दुष्प्रभाव होते हैं, कम सदस्यता, कमजोर वित्त, अनेक। तो इसका ए बी सी। 61 मैकग्रेगर ने अपने प्रतिष्ठित मूल पाठ द ह्यूमन साइड ऑफ द इंटरप्राइजेस में अपनी प्रसिद्ध सैद्धांतिक मान्यता प्रदान की है। निम्नलिखित में से कौन सही मान्य है? आम मानव किसकी अपेक्षा कम महत्वाकांक्षी है, निर्दोष होना पसंद करता है और उत्तरदायित्व से दूर रहता है। तो और आम मानव समुचित स्थिति में दायित्व न केवल स्वीकार करता बल्कि उसको प्राप्त करना भी सीखता है। आम मानव का कार्य करने के प्रति न केवल स्वाभाविक विरोध रहता है, यदि वह उस कार्य से दूर रहने में समर्थ हो तो दूर भी रहना चाहेगा। उत्कृष्ट प्रबंध एक सही विज्ञान है। ये डी को एलिमिनेट करना था आपको।
बाकी ये सारा हो जाए ए, बी और सी, डी आंसर है। देखो, डगलस मैकग्रेगर एक प्रबंध वेता रहे। उन्होंने अपनी प्रथम पुस्तक द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइजेस, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइजेस के में प्रबंध के क्षेत्र में सिद्धांत की मान्यता विकसित किया। मैकग्रेगर का जो महत्वपूर्ण एक्स वाई सिद्धांत है के नाम से भी जाना जाए, जैसे ये सिद्धांत दे देगा, चार थिंकर दे देंगे और अलग अलग उनके सिद्धांत दे देंगे, मैच द फॉलोइंग में आएगा, तो मैकग्रेगर का है एक्स वाई सिद्धांत। सिद्धांत निम्न मान्यता देता है। क्या मान्यता देता है? देखो, आम मानव जिसकी अपेक्षाकृत कम महत्वाकांक्षा है, निर्देशित होना पसंद, जिसकी कम महत्वाकांक्षा वो क्या होता है, निर्देशित होना पसंद करता है और उत्तरदायित्व से दूर रहना चाहता है और सुरक्षा उसकी मुख्य चिंता होती है। जो मतलब कम जो महत्वाकांक्षी होता है कि बस इतने ही में काम चल जाए, वो कम उत्तरदायित्व होता है, वो निर्देशन से काम ज्यादा करता है, उसका सुरक्षा मतलब उसकी मुख्य चिंता रहती है। दूसरा है, आम मानव समुचित स्थिति में दायित्व न केवल स्वीकार करता है बल्कि उसको प्राप्त करना भी सीखता है। तीसरा है, आम मानव कार्य करने के प्रति न केवल स्वाभाविक विरोध रहता है, यदि वह उस कार्य से दूर रहने में समर्थ हो तो दूर भी रहना चाहता है। मैकग्रेगर उत्कृष्ट प्रबंध को विज्ञान नहीं मानते थे। यही मैं एलिमिनेट करना था, तीन चार ऑप्शन पढ़ के शायद इसको आप कर सकते थे। मैकग्रेगर उत्कृष्ट प्रबंध को विज्ञान नहीं मानते थे, क्योंकि वो विज्ञान क्यों मानेंगे, क्योंकि मानव स्वभाव के बारे में बात कर रहे हैं ना। आगे है क्वेश्चन, निष्पादन बजट या निष्पादन बजट यह दर्शाता है कि कोई सरकारी इकाई अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को किस सुगमता से प्राप्त करता है। तो कौन सा है मुख्य बिंदु इसका? सारा कुछ है, तो एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखो, इसमें निष्पादन स्तरों की स्थापना और सूचना संग्रहण की आवश्यकता होती है। क्या होता है? निष्पादन स्तर पे स्थापना, सूचना संग्रह की आवश्यकता होती है। जो कार्य किया जाता है उसकी मात्रा का मापन होता है, उस कार्य की गुणवत्ता तथा उसके परिणाम का मापन होता है। इस बात पर प्रभाव पड़ता है कि किसी विभाग को भविष्य में कितना पैसा प्राप्त होगा। ये सारा निष्पादन बजट में, आप एक बार और पढ़ लेना। देखो, इस वीडियो को 2 से 3 बार सुन लेना, ताकि आपका, मैं एक्सप्लेन भी करती हूँ सारे क्वेश्चन को, ताकि आपका एक तरह से रिवीजन जैसा हो जाए। 63, देखो, कार्य निष्पादन बजट की अवधारणा 1950 में अमेरिका में हुआ था। ये भी पूछा जाता है निष्पादन बजट कहाँ से स्टार्ट हुआ था। भारत में 1955 के आसपास से कार्य निष्पादन बजट को मान्यता प्राप्त हुई थी। 1964 में अमेरिकी विशेषज्ञ फ्रैंक काउन को भारत में कार्य निष्पादन बजट लागू करने के संबंध में सिफारिश के लिए आमंत्रित किया गया था। 1968 में प्रशासनिक सुधार आयोग, जो हमारा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग है, केंद्र तथा राज्य दोनों में कार्य निष्पादन बजट तैयार करने का सुझाव दिया। कार्य निष्पादन बजट के निम्नलिखित केंद्र बिंदु हैं। क्या क्या है इसमें? निष्पादन स्तरों की स्थापना तथा सूचना संग्रह की आवश्यकता होती है। जो कार्य किया जाता है उसकी मात्रा का मापन होता है, उस कार्य की गुणवत्ता तथा उसके परिणाम का मापन होता है। इस बात पर प्रभाव पड़ता है कि किसी विभाग को भविष्य में कितने पैसे की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। मेरी पार्कर फॉलेट ने उन्नत विचार दिया है। किसने दिया था उन्नत विचार? तो उन्होंने दिया था रचनात्मक द्वंद्व और एकीकरण, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। तो देखो, एक संगठन में रचनात्मक तरीके से संघर्ष दूर करने के लिए मेरे पार्कर ने 3 तरीके बताए थे। ये भी अब पूछा जाता है। पहले रचनात्मक द्वंद्व, कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, समझौता, फिर एकीकरण। फॉलेट में प्रशासनिक क्षेत्र में पहली बार महिला संगठन में व्यक्ति के सिद्धांत में केंद्रित था। पहली व्यक्ति थी पीटर ड्रकर ने इन्हें प्रबंध का पैगंबर कहा। अच्छा, अब बोले मैरी पार्कर फॉलेट को प्रबंध का पैगंबर किसने कहा? पीटर ड्रकर ने कहा था। वॉरेन बेंसिन ने कहा कि नेतृत्व और संगठन के बारे में आज लिखी गई हर चीज मैरी पार्कर फॉलेट के व्याख्यान और लेखन से आती है। उनकी विशेषता आधुनिक प्रबंध और संगठन के क्षेत्र में और विशेष रूप से समन्वय, नेतृत्व, शक्ति, अधिकार, संघर्ष, मध्यस्थता और समूह के व्यवहार के विषयों में रही है। आगे 64 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन नव दक्षिण पंथी, न्यू राइट आइडिया को मानने वाले विचारक है? न्यू आइडिया, न्यू दक्षिण पंथी, तो इसमें कौन कौन से हैं? तो इसका है आंसर ए और बी। और एक मिनट रुक जाओ, न्यू दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलियन और शिकागो स्कूल है। ऑस्ट्रेलियन स्कूल है और शिकागो स्कूल है।
ऑस्ट्रेलियन स्कूल, शिकागो स्कूल नव दक्षिणपंथी सिद्धांत को मानने वाले विचारधारा है। 1970 से 80 के आरंभ में नव दक्षिणपंथी का उद्भव ग्रेट ब्रिटेन में कंजर्वेटिव प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर की छत्रछाया में हुआ था, इसलिए इस विचारधारा को थैचरवाद के रूप में भी जाना जाता है। नव दक्षिणपंथी शब्द सबसे पहले शिकागो स्कूल के कुछ वित्तीय समूह के साथ जुड़ा हुआ है। 3 मुख्य आर्थिक राजनीतिक चिंतकों फ्रेडरिक वॉन हैयक, रॉबर्ट नॉजिक और मिल्टन फ्रीडमैन के लेखों से प्रभावित थे। इस प्रकार हैयक, नॉजिक और फ्रीडमैन की त्रिमूर्ति ने दक्षिणपंथी विचारधारा को बौद्धिक मानसिक वृद्धि में दिशा दिया है। आगे है, निम्नलिखित में कौन मजदूर वृद्धि और अवसंचरण विकास के कार्यक्रम थे? तो ये था ऑप्शन नंबर सी, यानी ए बी सी। कौन कौन था? क्रैश स्कीम ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट, सघन ग्रामीण रोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण योजना रोजगार गारंटी, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी। कृषि विज्ञान पद्धति नहीं है ये। देखो अब ये तीनों आपको एक तरीके का लग रहा होगा और चौथा जो ऑप्शन है वो अलग तरीके का है, तो इसको हम एलिमेंट इस तरीके, अगर नहीं आ रहा है इस तरह के क्वेश्चन तो आप ऐसे ही रिस्क ले सकते हो। बिल्कुल नहीं आ रहा तो ऐसे ही कर सकते हो ना, कि मतलब कुछ मतलब चांसेस है कि आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ये है बुक और उनके थिंकर है, इनको हम मैच करते हैं, रुक जाओ। कैथरीन मैकिनीन है, सुजान मोलर ऑकिंस है, एस फाइल स्टोन है, वेल हुक है। तो जेंडर जस्टिस एंड फैमिली आपका सुजान मोलर ऑकिंस का, यानी बी का हम 4 लगाएंगे। बी के 4 से आपको एक से ही आंसर आ जाता, तो बी का हमें 4 था पता था। और किनका? कैथर मैकिन का है आपका टुवर्ड्स अ फेमिनिस्ट थ्योरी, ये सारी फेमिनिस्ट थिंकर है, टुवर्ड्स अ फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट। फिर एस फायर स्टोन का, एस फायर स्टोन का क्या है? द डायलैक्टिक ऑफ सेक्स, द डायलैक्टिक ऑफ सेक्स। फिर है वेल हुक का है, वेल हुक का फेमिनिज्म इन फॉर एवरीबॉडी, फेमिनिज्म इज फॉर एवरीबॉडी। ठीक है, आप इस बुक का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, 2-3 बार पढ़ना तो याद। देखो इस तरीके में क्या होता है, एक दो बुक भी आपको पता हो तो आंसर आपके सही होने के काफ़ी चांस बन जाते हैं। फिर ये ब्यूरोक्रेटिक टेरर, कल्चरल रेवोल्यूशन, अपार्थेड, एलिगोरी ऑफ केप, तो ये सब पता है। एलिगोरी ऑफ केप प्लेटो का है। फिर कल्चरल रेवोल्यूशन आपका माओ का है। फिर हो जाएगा फ्रेंच फेनन का हो जाएगा ये। सबसे पहले हम बी में हमें 3rd लगाना था, बी में 3rd एक से ही आपका हो जाता है ऐसे। ए में है हन्ना अरेंट है ब्यूरोक्रेटिक टेरर। फिर है अपॉर्थेड है फ्रेंच फेनन का। ठीक है, हो गया सही। नेक्स्ट चलते हैं। अब है फतवाए जहांगीरदारी, थॉट ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, इंडिया इंडिपेंडेंट, द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। तो देखो फतवाए जहांगीरदारी के बर्नी का है, फतवाए जहांगीरदारी बर्नी। तो हम ए में 3 लगाएंगे, ए में 3 लगाएंगे तब भी हमारा एक से हो जाएगा। और ये थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक है अम्बेडकर का। फिर है इंडिया इंडिपेंडेंस, ये है आपका चार्ल्स बेथलेहम का। द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स एम.एन. रॉय का। ठीक है, अगला है फिर बुक्स है, थिंकर्स है, लॉर्ड ब्राइस है, ग्राहम बलास है, ग्रेवियल आलमंड है, चार्ल्स मेरियम। तो मेरियम इनको क्या बोला जाता है? बौद्धिक व्यवहारवाद का बौद्धिक जनक बोला जाता है। इनका है न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। तो डी में 2nd लगाएंगे तभी हमारा एक से ही आंसर आ जाता। मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ ना कि 1 या 2 आपको मैक्सिमम पता होगा इस तरह के क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन बन जाते हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अ डेवलपमेंट अप्रोच, ये आपका आलमंड का है। सी का फर्स्ट है ना, सी का फर्स्ट, ठीक है, सी में फर्स्ट लगा दो। फिर लॉर्ड ब्राइस का है मॉडर्न डेमोक्रेसी, 3rd है। और ग्राहम बेलास का तो ह्यूमन, वो होगा ना, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। ठीक है, अब ये कब है? 1921 का है। ये भी आजकल ईस्वी सन से भी पूछा जाता है कि मतलब बुक्स के नाम दे देंगे, उनको क्रम में सजाने को दे दिया जाएगा, तो किस थिंकर का है और वो थिंकर कब हुए हैं उस तरीके का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, देखो साल्ट 1 साल्ट 2 स्टार्ट और INF ट्रीटी। तो साल्ट 1 हुआ था आपका 72, यानी ए में 4। अच्छा, इसमें मैच नहीं किया हुआ, कोई बात नहीं, मैच मैं बता देती। देखो साल्ट 1 है 72 में, साल्ट 2 है आपका 1979 में, स्टार्ट है आपका 90 में, फिर है
87 में। तो मैंने इस जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये जितने भी हैं वो सारे मैंने कवर कराए हैं। मेरे चैनल पे आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का क्रैश कोर्स मिल जाएगा, उसमें आप देख लेना, काफ़ी आपको हेल्पफुल, काफ़ी कम टाइम में काफ़ी सारे मैंने ये सब कब कब स्थापना हुआ है, कैसे हुआ है, तो वो सब बताया हुआ है, आप उसे भी देख सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज मैंने आपको क्वेश्चन के साथ उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके भी बताया ताकि आपका कंप्लीट रिवीजन जैसा हो जाए। अगर किसी वजह से ये चैनल आपको हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।